ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा दिया था, और वो होता है पी डी अपॉन डी आर। ये ध्यान है आपको? नहीं? हेलो, हाँ, तो ये मैंने तब लिखाया था व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके लिखाया था मैंने, इज प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कई सारे सवाल भी कराए थे, जैसे कि मैं, है ना, आपको अब नेट इसमें ही मैं और एग्जाम्पल कराता हूं। लिख लो, हेडिंग डाल लो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब मान लेते हैं ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट P1 है, और एक दूसरा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P2 है, और ये r डिस्टेंस पर है यहां पे। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, ये है। क्लियर है क्या बात भाई? तो बोर्ड पे देखो कैसे निकालेंगे सौजन्या। इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अपने को निकालना है। तो जैसे ये P1 है, तो P1 डाइपोल मोमेंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा इस P1 की वजह से इस पॉइंट पर, वो होगी 2kP1 अपॉन R3। अब यदि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल मोमेंट P2 रख दूं और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रख दूं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? P2 इंटू DE1 अपॉन DR। P2 क्या? ये वाला डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? इसकी वजह से। तो देखो P2 इंटू DE1 अपॉन DR, तो P2 तो एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन करना है हमें 2kP1 अपॉन R³ का। नहीं आई बात समझ में? तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा P2, 2kP1 बाहर आ जाएगा, dy/dr करना है हमें r की पावर -3 का। तो कितना हो जाएगा ये? 2kP1 P2 nx की पावर n-1। तो कितना आएगा भाई फोर्स? ये आएगा 6kP1 P2 अपॉन r की पावर 4। क्लियर है क्या बात? नेगेटिव साइन ये बताता है कि फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर है क्या बात? जो रखा हुआ है ये किसी एंगल पे रखा हुआ है, किसी एंगल पे रखा हुआ है। जैसे मान लिया ये डाइपोल मोमेंट, दूसरा एग्जांपल लिख लेना, एग्जांपल नंबर 2, r डिस्टेंस पे एक डाइपोल मोमेंट है और वो कुछ एंगल बना के रखा हुआ है ऐसे ऐसे करके, और मान लेते चलो ये 60 डिग्री है। तब इस पे फोर्स कैसे निकालेंगे अपन? तो बहुत ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो माइनस वर्क डन बाय फील्ड जो होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। बात समझ में आई? तो वर्क जो होगा F.dr इज इक्वल टू du अपॉन dr। तो यदि आपको कभी फोर्स निकालना पड़े, है ना, तो आप माइनस du अपॉन dr की हेल्प से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है, माइनस du अपॉन dr। क्लियर है क्या बात? तो देखो यदि ये P1 है और एक P2 है, और ये एंगल थीटा पर इस तरीके से रखा हुआ है, और आपको P2 पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ड्यू टू अदर डाइपोल निकालना है ना। यहां पर कोई चार्ज भी हो सकता था और ये डाइपोल भी हो सकता था। अभी हम डाइपोल और डाइपोल के बीच इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। सही है क्या बात? बोर्ड पे देखो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस P1 की वजह से 2kP1 अपॉन R³ होगी एक्सियल पोजीशन पर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 इन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस P2 डॉट E, यानी PE1 cos थीटा। थीटा मान लेता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, इसे 60 बाद में रख देंगे। क्लियर है क्या बात?
तो ये आ गई U। तो फोर्स कैसे निकलेगा? फोर्स निकलेगा माइनस डी अपॉन डी आर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस P2E1, और ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉस 60 तो 1/2 होगा, और ये आएगा डी अपॉन E1, और ये कॉस 60 अभी मैं लिख देता हूं, है ना भाई, और डी अपॉन आर क्यूब। तो ये बाहर आ जाएगा P2 इंटू 1/2, 2kP1 बाहर आ जाएगा डी अपॉन डी आर की पावर -3। क्लियर है क्या बात? तो ये कैंसिल हो जाएगा kP1 P2 nx की पावर n-1 -3k P1 P2 अपॉन r की पावर 4। So this is the force of attraction in this case when dipole is not along the direction of electric field, then you will use this technique to find the force of attraction or repulsion। अगर जो थीटा ऐसे दिया हो तो आप कर सकते हो, है ना। अब देखो, जैसे मान लिया अपने को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रैक्शन निकालना है, ये P1 ऐसे रखा हुआ है, मान लिया P1 ऐसे रखा हुआ है और P2 जो है वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करके अब की बार, और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन P1 P2। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखना भाई, बोर्ड पे देखो, ये P1 है और P1 की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल पोजीशन पर, हाँ भाई, अरे कितनी होती है एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, के P1 अपॉन आर क्यूब होती है। सही है बात, समझ में आई? अच्छा, अब P2 तो ऐसे रखा हुआ है, P2 तो P2 रखा हुआ है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 ऐसे। तो अब ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो सबसे पहले इसकी कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, P2 E1 cos 180। समझ में आ गई बात? cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ये आ जाएगा U, और तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई भाई, के P1 P2 अपॉन आर क्यूब आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो फोर्स कैसे निकलेगा, माइनस डी यू अपॉन डी आर से। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई, तो माइनस डी यू अपॉन डी आर, ये कितना है पोटेंशियल एनर्जी, के P1 P2 अपॉन आर क्यूब, सही है ना। तो माइनस के P1 P2 और डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर -3, तो कितना आएगा भाई इसका डिफरेंशिएशन, इट विल बी इक्वल टू आर की पावर -4 एंड इट विल बी इक्वल टू 3 P1 P2 अपॉन आर की पावर 4। तो ध्यान से देखो, यहां पे चिन्ह आ रहा है प्लस का, तो जब ये साइन प्लस का होगा तो इट विल रिप्रेजेंट द फोर्स इज रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब क्या है कि बोर्ड पे देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे करके यूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और डाइपोल मोमेंट इधर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना डाइपोल पर, ये इधर की ओर लगेगा, रिपल्शन फोर्स। तो ये सेम फोर्स यदि आप P1 पर निकालना चाहोगे, P2 की वजह से भी सेम फोर्स यही रहेगा और रिपल्सिव फोर्स रहेगा। बात समझ में आ रही है सौजन्या? अच्छा, अभी देखो जेईई मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेगा। जेईई मेन में तो ये आपसे पूछेगा भी नहीं कि कितना फोर्स है, वो आपसे पूछेगा P1 और P2 में रिपल्सिव फोर्स होगा या अट्रैक्टिव होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। तो कैसे आंसर आएगा, ये रिपल करेंगे। वो क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, वो P1 और P2 को r डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में रख देगा, फिर पूछेगा कि अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, तो सेम तरीका अपनाएंगे। ऐसे करके यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 2kP1 अपॉन आर क्यूब होगी,
और अब की बार यहां पे जब आप फोर्स निकालोगे तो कॉस 0 आएगा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में, और यहां पे अल्टीमेटली 3Q1P2 अपॉन आर की पावर 4, और ये अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इसमें इस तरीके से फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव। बोर्ड पे देखो, अब की बार मैं इस डाइपोल को, फॉर एग्जांपल ये डाइपोल मोमेंट है P1 और r डिस्टेंस पे, हाँ भाई डाइपोल को रख देता हूं ऐसे। बताओ इसका आंसर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, सॉरी, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सौजन्या ध्यान से देखो। जैसे कि मान लिया ये P1 है और यहां पे डाइपोल होगा, ये -Q + Q करके कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा होगा, इनके बीच में डिस्टेंस होगी कुछ, मान लेते हैं x, इसके बीच में डिस्टेंस dx मान लेते हैं। समझ में आई बात? तो बोर्ड पे देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड Ex मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितनी मान लेते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड Ex + dx, थोड़ी बढ़ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई नहीं? तो बोर्ड पे देखो, इस पर जो फोर्स लगेगा ये तो -G है ना, F1 लगेगा, और इस पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F2। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी, तो F1 जो होगा वो F2 से ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स जो होगा वो F1 - F2 आ जाएगा। और F1 की वैल्यू क्या होगी, Q × Ex, और F2 की वैल्यू Q × Ex + dx हो जाएगी। तो यदि मैं Q को कॉमन ले लूं तो Ex है ना, एक माइनस भी कॉमन ले लेता हूं तो x + dx - Ex इतना आ जाएगा। बात समझ में आई? तो F नेट जो होगा, ध्यान से देखो, -Q x + dx - Ex, और डिवाइड कर दूंगा मैं dx से, और dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा P वो होगा Q × dx, ये मैग्नीट्यूड लिखता हूं, तो Q × dx मिलकर के P2 आ जाएगा। और बोर्ड पे देखो ये बन जाएगा आपका dE/dx। नहीं आई बात समझ में? dE/dx वही एक्सप्रेशन आ रहा है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग यदि डाइपोल को रखते हैं तब भी अपना यही आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि रखेंगे तब भी यही आएगा। बात समझ में आती है? तो -P2, तो dE/dx, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या कितनी होगी भाई, x डिस्टेंस पर। चलो इसे x लिख लेता हूं, r लिख लेता हूं, r तो है ही सही, तो यहां होगी Kp1/r3 इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो ये हो जाएगी Kpx, तो इसे d/dr लिख लो बस, और कुछ नहीं है, Kp1/r3 -P2, Kp1 कॉमन आकर के d/-3, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा Kp1P2 -3/r⁴, तो जो F नेट आएगा कितना आएगा, 3Kp1P2/r⁴, ऐसे करके आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? Kp1P2/r⁴ आ जाएगा फोर्स F नेट। ठीक है, अच्छा आप इसमें ये कंफ्यूज हो सकते हो कि सर मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और डाइपोल मोमेंट जो है ऐसे हो जाएगा, ये P2, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -6 की, -PE P2E1 cos 90, तो ये आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। समझ में आ रही है ना बात?
पोटेंशियल एनर्जी इसकी आ गई यहां पर 0। लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप माइनस डी यू अपॉन डी आर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डी यू अपॉन डी आर इज नॉट इक्वल टू 0। डी यू अपॉन डी आर इज नॉट इक्वल टू 0। रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यू 0 हो जाती है। तो इस वाले केस में ऐसा ही होता है कि डी यू अपॉन डी आर रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0, रेदर यू इज पोटेंशियल एनर्जी इज 0, लेकिन रेट चेंज ऑफ होता है। बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इसमें, माइनस डी यू अपॉन डी आर वाला, कि भाई u 0 हो गया इसमें तो आंसर 0 आ जाएगा। समझ में आती है ना बात? ये है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से करेंगे, P2 DE अपॉन DX के तरीके से, है ना? तभी नेट फोर्स आएगा। ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि नेट पोटेंशियल एनर्जी इसमें, इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपसे एक्सप्रेशन पूछते हैं फोर्स का, है ना? अच्छा, एक देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही सही क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया डाइपोल डाइपोल मोमेंट इंटरेक्शन का। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्ज। कैसे है कि एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, और उस पर चार्ज Q, है ना, प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे करके, और इसके सेंटर पर माइनस Q चार्ज है, और ये रेडियस R है। तो इसका इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अपने को क्या बताना है? डाइपोल मोमेंट बताना है। देखेंगे और चित्र बनाएंगे दोबारा से, है ना? हमें डाइपोल मोमेंट पता होता है, यदि ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L में ऐसे लिख देता हूं। लेकिन यहां पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बोर्ड पे देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं हम ये थीटा एंगल पर डी थीटा में यहां पर चार्ज कितना मान लेता हूं भाई? DQ। इसी तरीके से इधर की साइड भी थीटा एंगल पर डी थीटा, और ये हो गया थीटा, और ये चार्ज कितना हो गया? DQ। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, ये है माइनस Q। एक मिनट रुको। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो कि इसमें dp कितना लिखें। जैसे इसमें dq लिया, इसमें से भी dq ले लेते हैं। आई बात समझ में? तो dq ये माइनस dq ले ले ऐसे करके, माइनस dq एक इसके साथ, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट बनेगा dp, और एक माइनस dq मान लेते हैं। ये जो q रखा था ना यहां पे, ये माइनस q रखा था, माइनस q में से dq कंसीडर कर लिया, और इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट बनेगा dp। इधर dq और माइनस dq मिलके बना रहे हैं इधर, ऐसी dq और माइनस dq मिलके बना रहे हैं इधर। तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा 2dp cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट dp sin थीटा और dp sin थीटा क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझ में आई बात? ये कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और वो होगा 2dp cos थीटा का इंटीग्रेशन, 2dp cos थीटा का इंटीग्रेशन। और dp की वैल्यू कितनी होगी भाई? dp की वैल्यू होगी चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। कितनी है डिस्टेंस बिटवीन देम? रेडियस, है ना? तो यहां पे आ जाएगा dq इंटू आर cos थीटा। अब बात रह गई dq की, कि dq क्या होगा? dq लिखेंगे यूनिटरी मेथड से कि टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है पाई आर, और पाई आर पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q।
तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, इस लेंथ को मान लेता हूं मैं dx। तो dx पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, q अपॉन पाई आर इंटू dx, और यही तो dq होगा, q अपॉन पाई आर इंटू dx। कॉपी करो यहां तक। अच्छा, अब यहां पे देखो, मैं यहां पे रख लेता हूं इसे 2 इंटू डी क्यू की जगह q अपॉन पाई आर इंटू dx, और r की वैल्यू r इंटू कॉस थीटा, r से r कट जाएगा 2q अपॉन पाई, और ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू dx। अब देखो, अंदर इंटीग्रेशन में एक थीटा वेरिएबल है और एक dx है, तो मैं dx को एंगल इज इक्वल टू ये, अरे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिख देता हूं। तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, r d थीटा। तो इधर लिख देते हैं अपन p इज इक्वल टू 2q अपॉन पाई कॉस थीटा, और dx की जगह क्या आएगा, r d थीटा। तो 2q अपॉन पाई r कॉस थीटा d थीटा। अब हमें ये जो एलिमेंट है, देखो ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट ले लिया था मैंने, अब ये एलिमेंट यहां से स्टार्ट होंगे और ये इधर से स्टार्ट होगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये एलिमेंट ऐसे जाएगा और कहां तक जाएगा भाई, थीटा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर के थीटा इज इक्वल टू 90 तक जाएगा। तो 0 से 90 डिग्री, 2r अपॉन पाई क्यू साइन थीटा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 90, और ये हो जाएगा 2r अपॉन पाई क्यू इंटू साइन 90 माइनस 0। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2r q इंटू 2r अपॉन पाई। अब आपको 2r अपॉन पाई देख करके कुछ याद आ रहा होगा, ध्यान से देखो। यदि ये रिंग होती है, यहां पे लिखना है इसके बाद से, यदि ये रिंग होती है और इसका मास m है, तो बेटा सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है रिंग का, यहां से 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, अब हम इतना बड़ा तामझाम नहीं करेंगे, सही है ना। हम इस सारे चार्ज को इसके सेंटर ऑफ मास पे मान लेंगे, और एक चार्ज माइनस क्यू है ही सही यहां पे, क्लियर है क्या बात। तो सारे चार्ज को इसके सेंटर ऑफ मास पे मान लेंगे, और डाइपोल मोमेंट होगा किधर से, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। कितना डाइपोल मोमेंट होगा, एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय 2r अपॉन पाई। सो दिस इज द आंसर। तो अब आपको याद रहेगा, अब इसका डेरिवेशन नहीं करना है अपने को, ऐसे करके, सही है ना। q इंटू 2r अपॉन पाई इज द करेक्ट आंसर में आया हुआ है ना। तो इसी प्रकार से आप जैसे होलो शेल सेमी स्पेरिकल शेल पे रख देगा चार्ज, तो सेंटर ऑफ मास पर उस चार्ज को मार लेना और फिर डाइपोल मोमेंट लिख देना, आंसर तो सेम ही आएगा जैसे आप कर रहे हो, है ना भाई, ये है बात। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट मैंने आपका पोर्शन खत्म करा दिया है, सही है। मैं आपको अब नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। कुछ शीट्स में ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बहुत पहले से ही पढ़ा देते हैं, लेकिन अपन हमारी शीट में जो है ये बाद में दिया हुआ है, तो अपन ने इसे बाद में ही पढ़ाया है ना। ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैं लिखा नहीं रहा हूं, ये तो आपकी कॉपी में लिखा होगा, आपको ही पता होगा कि these are the imaginary lines, these are the imaginary lines tangent drawn upon which gives the direction of electric field। ये होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन। बात समझ में आ रही है नहीं। जैसे कि आप एक डाइपोल को ही कंसीडर कर लो, माइनस क्यू और प्लस क्यू ऐसे करके, तो प्लस क्यू से माइनस क्यू ऐसे निकलेगा। तो ये जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द इमेजिनरी लाइन। यदि मैं इस पे
कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट जो होगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिस द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्लियर है क्या बात? ये डेफिनेशन लिखा दी। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखा देता हूं। प्रॉपर्टीज है ना, क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहली प्रॉपर्टी, यदि प्लस क्यू चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलती है, सही है ना, और इंफिनिटी पे जाती है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अगर जो मान लिया नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंफिनिटी से आएंगी और नेगेटिव क्यू चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएंगी। सौजन्या, क्या मेरे को इसमें लिखाने की आवश्यकता है क्या? है ना, ये तो अपने को आता भी है। जैसे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, यदि मैं इसमें ले लूं, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, आप इसे बना सकते हो, ऐसे ही बना लो, है ना भाई। प्लस से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी, प्लस से स्टार्ट होंगी नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी, या प्लस से स्टार्ट होंगी और इनफाइनाइट पर टर्मिनेट होंगी, ऐसे करके। एक मिनट, एक मिनट। हाँ भाई, लिखो दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने की, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तीसरी प्रॉपर्टी है द डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लियर है बात? डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। फोर्थ प्रॉपर्टी है द number of field lines of forces is directly proportional to magnitude of charge। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूं अपने को, जैसे यहां पर एक चार्ज है और यहां पर दूसरा चार्ज है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल ली है, ऐसे 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 करके, और कैसे जा रही है अभी, और ऐसे निकल रही है ना, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, और एक इसमें ऐसे जा रही है। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे करके ये ऐसे है। तो अब इससे हमें यह पता लगेगा कि क्यूए, चार्ज क्यू ए में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल ली है, तो ये तो पॉजिटिव है। दूसरा क्यू बी क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। दूसरी बात, इसमें से कितनी फील्ड लाइन निकलनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, बात समझ में आई? और इसमें कितनी आ रही है, 1 2 3 4। तो QA इज प्रोपोर्शनल टू 8, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और QB इज प्रोपोर्शनल टू 4। तो QA अपॉन QB जो आएगा वो 2 आएगा। ऐसे करके आंसर पूछा जा चुका है क्वेश्चन।
क्लियर है बात? हाँ भाई, दूसरा ये है कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख लो 5, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे मैं बता चुका हूं ये सब, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन। लिख लो एक बार फिर से, क्लियर है क्या बात? जहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां पर फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ऐसे लिख लो, पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया जहां पर ज्यादा होंगी, जैसे यहां पर है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां पर E1 है और यहां पर मान लिया E2 है, तो E1 ग्रेटर देन E2 होगा। बात समझ में आई? छठा, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर में हमेशा परपेंडिकुलरली एंटर करेगी या उसमें से बाहर आएगी। सातवां, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कैन नॉट एंटर इन कंडक्टर, ये कंडक्टर में कभी भी नहीं घुस सकती। क्लियर है क्या बात? कंडक्टर में कभी भी नहीं एंटर कर सकती। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ये है कि मान लिया कंडक्टर है, कंडक्टर सही है, तो जो इसमें फील्ड लाइन जाएगी बेटा, वो इसके अंदर ऐसे, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ऐसे मत सोचो आप, ऐसे सोचो, मान लिया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे में, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यदि आप इसमें कोई कंडक्टर रख देते हो ऐसे, तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप रख दोगे तो इस कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी, पहली बात तो, और इनकी शेप कैसी हो जाएगी, ये तो परपेंडिकुलरली चली जाएगी और ये परपेंडिकुलरली बाहर निकल जाएगी। ये वाली जो फील्ड लाइन है ये ऐसे परपेंडिकुलरली इसके अंदर एंटर करेगी, ये ऐसे परपेंडिकुलरली इसके अंदर एंटर करेगी, ये वाली लाइन यहां पे तो ऐसे आएगी, ये परपेंडिकुलरली एंटर करेगी, है ना, और बाकी तो ऐसे निकल जाए, ऐसे सीधी सीधी चली जाएगी, ऐसे करेगी। तो ध्यान से देखो, ये गई, ये बाहर आई, ये जाएगी, तो ये बाहर भी ऐसे ही आएगी परपेंडिकुलरली, ये जाएगी बाहर, तो ये ऐसे ही जाएगी बाहर की ओर। ऐसी सिमिलरली इसमें भी हम कर सकते हैं, ऐसे जाएगी और ये सीधी हो जाएगी, हमेशा ये एंटर करेगी परपेंडिकुलरली और परपेंडिकुलरली बाहर ही निकलेगी। तो फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी मैंने लिखा दी। अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है क्या बात? जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास सरफेस है, इस तरीके से सरफेस है और इसका एरिया ए है, बात समझ में आई? तो इसमें से फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, जैसे मान लिया फील्ड लाइन निकल रही है ऐसे करके, है ना भाई, लाइक दिस फील्ड लाइन आर इमर्जिंग फ्रॉम इट, बात समझ में आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, समझ में आई बात? तो मैंने आपको अभी बताया प्रॉपर्टी में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। क्लियर है क्या बात? तो
मान लिया इसमें n इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइंस कितनी है भाई? n है इसमें, ये जो इसमें निकल रही हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। बात समझ में आती है? तो या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए। समझ में आई बात? नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही फील्ड लाइन इसमें से बाहर निकलेंगी। एक हाँ, अब देखो, जितनी ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा इसमें से फील्ड लाइन निकलेगी, और जितना इसका एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइन होगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए। दिस इज ए क्वांटिटी। तो व्हाट इज फ्लक्स? व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज क्वांटिटी which is proportional to flux, या फाई लिख लेना, which is proportional to number of field line। बात समझ में आती है? जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्वांटिटी है, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन के प्रोपोर्शनली होता है। तो जो फ्लक्स है इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए। बात समझ में आई? ई इंटू ए के बराबर ही होता है, और यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो ई इंटू ए ही होगा। इस तरीके से होगा। क्लियर है क्या बात? तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। हाँ भाई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं लिखाऊंगा अभी और इसके बारे में। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होती है, और यूनिट क्या होती है इसकी? अरे ये तो न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर भी हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख लो, इसका ज्यादा सही रहेगा, है ना? डायमेंशन फॉर्मूला इसमें तो लिखा हुआ ही नहीं है, आप लिख लेना डायमेंशन फॉर्मूला इसका निकाल करके। चलो मैं लिख ही देता हूं डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि कभी कभी जेई मेंस में क्वेश्चन डायमेंशन फॉर्मूले पे भी आता है, तो इसलिए हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी आप निकालना सीख लो, है ना? एम ए, फोर्स का एम इंटू ए, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो एम्पियर इंटू टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू ए तो क्या हो जाएगा? एरिया से और मल्टीप्लाई, टी माइनस 3 ए माइनस 1 इंटू एल स्क्वायर। तो कितना आएगा? एम एल की पावर 3 टी की पावर माइनस 3 ए माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। सही है बात? कर लो कॉपी। सही है? अच्छा, अब देखो इसमें, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इस बात का ध्यान रखना, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ये तो एरिया ए ऐसे हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरीके से होगा, और उनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पैरेलल टू ए, या इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ए, तो ऐसे लिख लो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसमें से निकल रही है ऐसे, ऐसे करके, लाइक दिस। सही है? और यह एरिया ए। तो बोर्ड पे देखो, फ्लक्स जो होती है वो ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा। हम इस फ्लक्स को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ई ए कॉस थीटा। बात समझ में आ गई ना? व्हाट इज थीटा? वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ई और ए के बीच में एंगल होगा। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया ये कोई एरिया है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इस ही एरिया के प्रोपोर्शन के प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर तो ऐसे हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे हो जाएगा। तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द प्लेन ऑफ द सरफेस, है ना, ऐसे लिख देता हूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द प्लेन ऑफ सरफेस, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहां cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस कितनी हो जाएगी? 0। ये है। अगर जो मान लिया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी, इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगी? जब थीटा 0 डिग्री होगा, यानी कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जैसे मान लिया ये है, ये एरिया है, इसकी रेडियस r है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, ये निकल रही है, ऐसे आ रही है और इस तरीके से जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, चलो मान लेते हैं 50 वोल्ट पर मीटर है, और रेडियस इसकी 1 मीटर मान लेते हैं, तो मैं फाइंड फ्लक्स ही लिख देता हूं। तो फाइंड फ्लक्स, हाँ भाई कितनी फ्लक्स होगी? फ्लक्स मैक्सिमम होगी ई ए कॉस 0। ध्यान रखना ये है प्लेन, और प्लेन के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन थीटा इसमें 0 होगा। ध्यान रखना, थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, और इसमें एरिया वेक्टर तो ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी ऐसे है, तो थीटा 0 है। तो कभी आप यहां पे 90 डिग्री लगा दो, थीटा 0 है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 50 इंटू पाई इंटू 1 स्क्वायर, 50 पाई, है ना, वोल्ट मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थीटा 0 होना चाहिए। मैंने एग्जांपल भी आपको करा दिया, तो छोटे छोटे एग्जांपल और करा देता हूं आज के लिए, फिर इतना ही काफी होगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये रेडियस है इसकी r, 1 मीटर मान लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस प्रकार से बाहर आ रही है, ऐसे ऐसे, लाइक दिस। सही है बात? और ये 60 डिग्री बना रहा है एंगल, मान लेते हैं 60 डिग्री है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 वोल्ट पर मीटर। तो यू हैव टू फाइंड फ्लक्स, है ना भाई? तो कितना आ जाएगा भाई आंसर? सिंपल सा क्वेश्चन है, E इंटू ए कॉस थीटा 100 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60 इंटू पाई इंटू 1 स्क्वायर 1/2, 50 पाई वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही है बात? ऐसे है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना, करेंगे इसे।